हेलो एवरीवन। आज डीएनए में हम जो पहला टॉपिक करने वाले हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू पीस समिट एट शर्मल शेख। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ट्रम्प्स 20 पॉइंट पीस प्लान। ये किसके रिस्पेक्ट में था? ये गाजा के रिस्पेक्ट में था। और उसमें हमने कुछ चीजें देखी थी कि गाजा कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए अभी हमको देखने को क्या मिला। हमको 2 साल में ये देखने को मिला, 7 अक्टूबर 2023 में हमास के कुछ फाइटर्स हैं वो इसराइल में घुसते हैं और इसराइल में अटैक कर देते हैं। उसके बाद से इसराइल है उसने काफ़ी डिवास्टेशन कर दी गाजा में, और 2 साल हो गए हैं और ये मैटर डिफ्यूज नहीं हो पाया था। तो इस मैटर को डिफ्यूज करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं, 20 पॉइंट पीस प्लान अनाउंस करते हैं। 20 पॉइंट पीस प्लान अनाउंस करते हैं जिसमें बात की जाती है सीज फायर की, और इसमें करीब करीब 20 चीज़ों की पहल करते हैं। वो 20 चीज़ों की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अभी वो दोबारा से हम रिविजिट करेंगे कुछ प्रोविजंस। तो ये 20 पॉइंट पीस प्लान है, उसको ग्राउंड लेवल पे इफेक्चुएट करने के लिए शर्मल शेख, जो कि इजिप्ट सनई पेनिनसुला में एक जगह है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। वहां पे कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इसका? ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का ये रहा है कि ये जो 20 पॉइंट पीस प्लान है जो ट्रंप ने अनाउंस किए थे उसको ग्राउंड लेवल पे इफेक्चुएट किया जाए। तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है? वाई दिस पर्टिकुलर इवेंट बिकेम इंपॉर्टेंट? दिस इवेंट बिकेम इंपॉर्टेंट क्योंकि जो हॉस्टिलिटीज हैं इजरायली साइड से, वो 2 साल से चल रही थी। हमने ये देखा कि जो पैलेस्टीन है उसकी 10% पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो चुकी है। कारपेट बॉम्बिंग की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा का पूरा शहर है, वो तबाह हो चुका था। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमको देखने को मिल रही थी। जो एड है, फूड है, वो पहुंच नहीं पा रहा था पैलेस्टीनियंस को। तो इम्पोर्टेंट हो गया था, ये इम्पोर्टेंट हो गया था कि हॉस्टिलिटीज जो हैं वो एंड हो, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमको पैलेस्टीन में देखने को मिल रही हैं उसका उसका पूरी तरीके से समाधान हो पाए, उसका पूरी तरीके से समाधान हो पाए। इसीलिए ये 20 पॉइंट पीस प्लान दिए गए, और 20 पॉइंट पीस प्लान को इफेक्चुएट करने के लिए ये शर्मल शेख वाला जो इवेंट है वो बुलाया गया। एकदम लास्ट मोमेंट पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी, उनको भी इनवाइट किया गया, लेकिन चूंकि समय का अभाव था इसीलिए इंडिया के साइड से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट नहीं किया इंडिया को। उनकी बजाय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, कीर्ति वर्धन सिंह, उन्होंने इंडिया को इस पर्टिकुलर समिट में रिप्रेजेंट किया है। तो ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज के लीडर्स जो हैं वो शर्मल शेख, जो कि इजिप्ट में एक जगह है, वहां पे इकट्ठा हुए थे। और कब हुए हैं? ये इवेंट हुआ है कल 13th ऑफ अक्टूबर को, 13th ऑफ अक्टूबर को 2025 को। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। जो ट्रम्प का 20 पॉइंट पीस प्लान है उसको ग्राउंड लेवल पे इफेक्चुएट करना, ये इस पर्टिकुलर समिट की जिम्मेदारी रही है। तो फिर से एक बार रिविजिट करते हैं क्या क्या कुछ मेजर पॉइंट्स थे 20 पॉइंट पीस प्लान में। तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले ट्रंप ने ये कहा था 20 पॉइंट पीस प्लान में कि एक हमें चाहिए इमीडिएट सीज फायर चाहिए, कि दोनों साइड से जो हॉस्टिलिटीज हैं वो बंद हों। गोलाबारी हो रही है, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, वायलेंस हो रहा है, वो दोनों साइड से एंड होनी चाहिए। आईडीएफ के साइड से भी, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साइड से भी, और हमास के साइड से भी। जो रॉकेट लॉन्चर्स यूज किए जा रहे थे, एमिनेशन आर्म्स का यूज किया जा रहा था, ये सारी चीजें सीज हो टू मार्क द एंड ऑफ हॉस्टिलिटी। दिस वाज अ फर्स्ट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या है? होस्टेजेस का रिलीज। होस्टेजेस का रिलीज, कि दोनों साइड ने क्या कर रखा था, एक दूसरे के साइड के लोगों को बंधक बना के रखा था। हमास ने इजरायलीज को बंधक बना के रखा हुआ था, होस्टेज बना के रखा हुआ था, एंड वाइस वर्सा। जो पैलेस्टीनियन हमास सॉरी इजरायली साइड है, उन्होंने पैलेस्टीनियंस को बना के रखा था होस्टेज। तो दूसरा पॉइंट था कि होस्ट दोनों पार्टीज इजराइल और हमास वो क्या करेंगी, वो होस्टेजेस को रिलीज करेंगी। तीसरी बात कही गई थी एमनेस्टी को लेके। एमनेस्टी मतलब कि अगर हमास जो फाइटर्स हैं वो सरेंडर कर दे रहे हैं तो उनको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा, उनको एक सेफ पैसेज ग्रांट किया जाएगा, और अगर वो पैलेस्टीन में रहना चाहते हैं तो उनको अपने आर्म सरेंडर करने पड़ेंगे। ये तीसरा मेजर पॉइंट था। चौथा
पार्ट हमने डिस्कस किया था, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की बात की गई थी कि अभी हमको क्या देखने को मिला है, पैलेस्टीन में डिवास्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये था कि एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल क्लास है उसको नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर से बाहर रखा जाएगा। इंस्टेड एक टेक्नोक्रेट्स की टीम रहेगी जो कुछ समय तक पैलेस्टीन को गवर्न करेगी। और ये टेक्नोक्रेट्स कौन रहेंगे? ये टेक्नोक्रेट्स पूरे पूरे ए पॉलिटिकल नेचर के लोग रहेंगे, मतलब जिनका जो पैलेस्टीनियंस तो हों लेकिन उनका वहां की एक्टिव पॉलिटिक्स से कोई वास्ता, कोई रिलेशन ना हो। तो ऐसे लोग, और प्लस एक चीज और कि वो अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट हों। जैसे कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट हो सकता है, कोई अच्छा एनवायरमेंटलिस्ट हो सकता है। ऐसे लोग क्या करेंगे, एक गवर्नमेंट बनाएंगे, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाएंगे जो पैलेस्टीन की इफेक्टिव गवर्नेंस आने वाले कुछ दिनों तक या कुछ साल तक कर पाए। तो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो है वो एक मेजर एस्पेक्ट था 20 पॉइंट पीस प्लान का। फिर हमने बात की थी किस चीज की? एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की थी। हमको ये देखने को मिला कि इन दो साल में बिकॉज ऑफ इजरायली हॉस्टिलिटीज 10% से ऊपर की जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी थी, वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी थी। और वहां पे एक मेजर वहां की गवर्नेंस को, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मेजर डेंट पड़ा। तो ये डिसाइड हुआ कि एक नई इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी जिसमें ना सिर्फ पैलेस्टीन से बट आसपास के जो अरब स्टेट्स हैं वहां से भी पर्सनल्स लिए जाएंगे। और वो लोग क्या करेंगे, वो सुरक्षा जो है वो उस क्षेत्र में मुहैया कराएंगे, पैलेस्टीन में जो सिक्योरिटी है उसको एंश्योर करेंगे। आखिरी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था अबाउट रीबिल्डिंग गाजा, कि हमको ये देखने को मिला है कारपेट बॉम्बिंग की वजह से, एरियल बॉम्बिंग की वजह से जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ के स्कूल्स हैं, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो काफ़ी डिवास्टेटेड हो चुके थे। तो दोबारा से मतलब 20 पॉइंट पीस प्लान में बात की गई कि हमको वहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर रेस करना है कि आगे की जो लाइफ है सिविलियंस की, जो अभी एग्जिस्टिंग सिविलियंस है उनकी सुगम हो सके। तो इन्हीं सारे प्लान्स को ग्राउंड लेवल पे इफेक्चुएट करने के लिए ये शर्म एल शेख वाला जो इवेंट है वो कराया गया। और इंडिया भी इसमें इनवाइटेड था, लेकिन चूंकि इंडिया बहुत शॉर्ट नोटिस पे इनवाइट किया गया है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए इंडिया को। इंस्टेड इंडिया के साइड से जो एनवॉय डेसिग्नेट किए गए यहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, कीर्ति वर्धन सिंह, वो इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं शर्म एल शेख वाले इवेंट में। ही वॉज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 20 कंट्रीज। ठीक है, 20 कंट्री मतलब 20 कंट्री के आसपास जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस पर्टिकुलर इवेंट में पहुंचे थे। और इसको होस्ट किसने किया? इसको दो लोगों ने को होस्ट किया इस पूरे इवेंट को, एक तो डोनाल्ड ट्रंप खुद और इजिप्ट के जो हेड ऑफ स्टेट हैं फतह अल सीसी। ठीक है, उन्होंने ये इवेंट जो है उसको को होस्ट किया। अब आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल है वो क्या बात कर रहा है कि जो शुरुआती दौर है, जो पहले जो इजी पॉइंट्स हैं वो तो मान लिए गए। इजी पॉइंट क्या है? जो एक टेम्पररी सीज फायर वो हमको देखने को मिल गया। और कल क्या हुआ है कि दोनों साइड्स ने होस्टेजेस हैं वो रिलीज कर दिए हैं। लेकिन बात के जो मुद्दे हैं उस पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, आईआर एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या कहना है कि बात के जो पॉइंट्स हैं वो काफी पेंसटेकिंग है। मतलब यहाँ से अब कैसे आगे बढ़ना है, दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू। क्यों मेजर इशू रहने वाला है, क्या पॉइंट्स दिए गए हैं कि मतलब आगे क्या गारंटी है ये चीजें हो पाए। तो इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि आगे के जो प्रोविजंस हैं वो काफी पेक्यूलियर हैं और इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये शर्म एल शेख वाला इवेंट है कुछ खास कर नहीं पाएगा। हालांकि ये बस अंदेशा है, अब ये आने वाला समय बताएगा कि एक्चुअल में ये 20 पॉइंट पीस प्लान है उसके जो अलग अलग प्रोविजंस थे वो पूरी तरीके से पूरे हो पाएंगे कि नहीं। तो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से देयर इज रिलक्टेंसी और देयर इज सॉर्ट ऑफ अ अनविलिंगनेस, ठीक है, फ्रॉम द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स की ये पॉइंट्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो लोगों का मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि क्या इश्यूज हैं। तो उसमें मेजर इश्यूज जो आ रहे हैं, सबसे पहला है कि ये खाली एक दिन का एक इवेंट था जो 13 अक्टूबर को हुआ। और एक दिन के इवेंट में कुछ
कुछ बहुत कंक्रीट है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ बहुत कंक्रीट डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। प्लस 20 कंट्रीज के जो लीडर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुए हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुए हैं, और इन लीडर्स का कोई शेयर्ड विजन नहीं है, इनका कोई शेयर्ड विजन नहीं रहा है। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि अरब स्टेट्स हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूएस से तो खुद डोनाल्ड ट्रम्प गए थे, यूरोप के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इंडिया को भी इनवाइट किया गया, वो भी एक एंड मौके पे, मतलब एकदम एंड मोमेंट पे इनवाइट किया गया, जिसकी वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं जा पाए। तो एक चीज तो ये कही जा रही है कि चीजों को ठीक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया था, प्लस जो लीडर्स इकट्ठा हुए हैं उनका कोई शेयर्ड विजन नहीं रहा है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जो ऑक्यूपेशन है, जो ऑक्यूपेशन है, इजरायली ऑक्यूपेशन है, वो अभी भी क्या है, वो पैलेस्टीन में बना हुआ है, वो अभी भी पैलेस्टीन में बना हुआ है। मतलब जो आईडीएफ के ट्रूप्स हैं दे स्टिल हैव फुट ऑन द ग्राउंड, फुट ऑन द ग्राउंड एज इन कि वो अभी भी पैलेस्टीनियन टेरिटरी में मौजूद हैं, वो अभी पीछे नहीं आए हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रेड लाइन, दिस इज ऑल्सो अ रेड लाइन कि अगर आईडीएफ पीछे नहीं जाएगी, वो मतलब वापस इसराइल में नहीं जाएगी, तब तक हमको वहां पे नॉर्मलसी देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी चीज है, तीसरी चीज हमने बात की थी आईएसएफ को लेके, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। आईएसएफ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनविसाज किया कि हम क्या करेंगे कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो गठित करेंगे, वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, जो नॉर्मलसी लाए, जो नॉर्मलसी लाए कहाँ पे, पैलेस्टीन में। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो हमास हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल और दे वोंट बी कंफर्टेबल इन फ्यूचर, कि भाई कोई दूसरे कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं वो क्या करें, या दूसरे कंट्रीज के जो आपके फोर्सेस हैं वो एंटर करें पैलेस्टीन में। ठीक है, तो हमास जो हैं वो अपना ग्राउंड छोड़ेंगे नहीं, दे वोंट अलाउ अदर फोर्सेस टू फिल द वैक्यूम। ठीक है, हमास अभी इस कोशिश में होंगे कि जल्दी से जल्दी वो अपने आप को री स्ट्रेंथन करें, रीग्रुप करें और दोबारा से इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई करें। तो आईएसएफ जो है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो 20 पॉइंट हैं उनमें से एक पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो अ मेजर मेजर चोकिंग पॉइंट। हमास कभी नहीं चाहेगा आईएसएफ जैसी फोर्स जो है वो आपका पैलेस्टीन में मौजूद हो। चौथा एक मेजर रीजन ये बताया जा रहा है कि इस बार के नोबल पीस प्राइज जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। ट्रम्प का ये मानना था कि वो नॉर्मलसी ला रहे हैं, वॉर्स रुकवा रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान वाला जो अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम वाला जो इंसिडेंट था, उसमें भी अनड्यू क्रेडिट लेने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रम्प ने कि भाई मैंने ये वॉर रुकवाई है। तो ट्रम्प की मंशा यही रही है कि भाई वो एक अपने एको चैम्बर में ये बात बार बार बोलें कि मैंने वर्ल्ड ओवर कई वॉर रुकवाई है और मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, जैसे बैरक ओबामा को मिला था। तो इस बार का नोबेल पीस प्राइज अनाउंस हो गया है और ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वजह से हम क्या देख सकते हैं, इस वजह से हमको ये देखने को मिल सकता है कि ट्रम्प को अब ये रियलाइज हो गया इस बार तो पीस प्राइज मिला नहीं, तो अब वो ये जो 20 पॉइंट पीस प्लान है उसको ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। मतलब जितना पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने 20 पॉइंट पीस प्लान को ड्राफ्ट करने में लगाया था, अब शायद उसको इफेक्चुएट करने में ना लगाएं, क्योंकि जब वो ड्राफ्ट कर रहे थे तब तक नोबेल पीस प्राइज अनाउंस नहीं हुए थे। ये जब इन्होंने 20 पॉइंट पीस प्लान अनाउंस कर दिया उसके बाद ये नोबेल पीस प्राइज जो हैं वो मिल चुके हैं। तो इसकी वजह से अब हमको ये देखने को मिल सकता है कि जो डिप्लोमेटिक कैपिटल या जो पॉलिटिकल कैपिटल अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इन्वेस्ट कर रहे थे पैलेस्टीनियन कॉज के लिए, अब हो सकता है वहां से बैक ट्रैक करें। फिर आखिरी पॉइंट है खुद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इसराइल। हमको ये पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ग्राफ चार्जेस चल रहे थे, करप्शन के इश्यूज चल रहे थे, और 7 अक्टूबर 2023 को जब ये इंसिडेंट हुआ है, जब हमास फाइटर इसराइल में घुसे हैं, तो उनको काफ़ी पब्लिक क्रिटिसिज्म इसराइल में फेस करना पड़ा था और एक एंटी इनकम्बेंसी है वो भी बन रही थी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। तो और प्लस ग्राफ केसेस हैं वो भी चल रहे हैं, कई वो लीगल ट्रबल में भी फंसे हुए हैं इजरायली कोर्ट में। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो खुद नहीं चाहेंगे कि ये
पीस जो है वो दोबारा से मतलब नॉर्मलसी दोबारा से आए, क्योंकि नॉर्मलसी आ गई तो इसराइल में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसराइल में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी तो जो ग्राफ्ट केसेस इसराइली कोर्ट में चल रहे हैं वो दोबारा से रीओपन हो जाएंगे। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो 2 साल ड्रैग किया गया है पूरा इवेंट, ये भी एक सोचे समझे साजिश के तहत किया गया है कि डिस्ट्रैक्ट किया जाए वहाँ का जो मतलब इसराइल की जो कॉमन पॉपुलेस है, जो वहाँ की सिटीजनरी है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो मुद्दे चल रहे थे, लीगल ड्राफ्ट केसेस चल रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। तो नेतन्याहू के इंटरेस्ट में क्या है कि ये जो वॉर है वो थोड़े समय और लिंगर होती रहे और जो पब्लिक है वो डिस्ट्रैक्ट हो। तो ये कुछ रीजंस हैं जो साइट किए गए हैं किस चीज में, साइट किए गए हैं इस चीज में कि जो 20 पॉइंट पीस प्लान है, 20 पॉइंट पीस प्लान है वो ग्राउंड लेवल में इफेक्चुएट नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से। जो शुरुआती 2 पॉइंट्स थे इमीडिएट सीज फायर के और प्रिजनर्स या होस्टेजेस के स्वैप के, वो तो पूरे हो गए क्योंकि वो क्या थे, वो लो हैंगिंग फ्रूट थे, देवर इजी कैच, तो वो तो कर लिया गया। लेकिन बाद के जो पॉइंट्स हैं जैसे एमनेस्टी देना हमास को, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये सारे थोड़े से चोकिंग पॉइंट्स हैं। ये दीज आर टफ टू अटेन। जैसे हमास कभी नहीं चाहेगा आईएसएफ आए, हमास या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आए पैलेस्टीन में जिसमें वो ना हो। तो these are the reasons which have been cited. These are the reasons which have been cited by various experts, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, कि जो ये 20 पॉइंट पीस प्लान है वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इफेक्चुएट नहीं हो पाएगा। हालांकि ग्लोबल कम्युनिटी के इंटरेस्ट में क्या है, ग्लोबल कम्युनिटी के इंटरेस्ट में यही है कि नॉर्मलसी है वो जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर रीजन में लौटे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से आपका जो इंडियन डायस्पोरा है वो भी ठीक ठाक है इस रीजन में। जो ग्लोबल ट्रेड ट्रांजिट है, ठीक है, उसका भी एक ये इम्पोर्टेंट प्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मलसी आएगी, यहाँ पर अगर नॉर्मलसी आएगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ग्लोबल नॉर्मलसी दोबारा से रिटर्न होती दिखाई देगी। आवर सेकेंड आर्टिकल इज विथ रिस्पेक्ट टू वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 1 के अंदर, कल्चर, और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 आईआर, क्योंकि ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है तो इट्स अ हाइब्रिडाइज टॉपिक। इसमें जीएस 1 का भी कंपोनेंट है और जीएस 2 आईआर का भी कंपोनेंट है। वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये है क्या, बेसिकली ये एक यूनेस्को का इनिशिएटिव, दिस इज अ यूनेस्को इनिशिएटिव वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। ये एक इनोवेटिव डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें क्या किया गया है, जिसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक आनुषंगिक संगठन है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके प्राइमरीली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो क्या है? रिकनेक्टिंग communities with their lost cultural heritage. तो यूनेस्को ने ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है, एक वर्चुअल इनिशिएटिव है, लॉन्च किया है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि कई कम्युनिटीज अपना कई इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं, स्टैचूज हैं, फॉसिल्स हैं, वो खो देती हैं। प्राइमरीली वो चोरी हो जाते हैं और पता चलता है वो किसी ग्रे मार्केट चले गए और फाइनली वो लंदन के म्यूजियम में या वेस्ट के तमाम म्यूजियम हैं वहाँ पे लैंड अप कर जाते हैं। तो
इन कम्युनिटीज को दोबारा अपने लॉस्ट आर्टिफैक्ट से जोड़ना, रीपैट्रिएशन मतलब वापस से उनके आर्टिफैक्ट्स उनके देश पहुंचना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है इसका। जैसे इंडिया में मान लिया कोई नटराज जी की पुरानी मूर्ति है, वो चोरी हो गई और वो ग्रे मार्केट होते होते वो लंदन की म्यूजियम में पहुंच गई, तो ये वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट करेगा क्या, ये उन स्टोलन आइटम्स को लिस्ट करेगा और जो लोकल कम्युनिटीज हैं जहां जिनके बीच से ये आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए, ये आर्टिफैक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये पेंटिंग्स हो सकते हैं, ये स्टैचूज हो सकते हैं, ये फॉसिल्स हो सकते हैं, ठीक। तो उनको दोबारा से इनसे रिकनेक्ट करेगा और इंटरनेशनल मार्केट से इनको ट्रैक करके वापस से इन लोकल कम्युनिटीज को वापस भेजा जाएगा। तो पहला काम तो ये हो गया, इट वुड रिकनेक्ट कम्युनिटीज विद देयर लॉस्ट कल्चरल हेरिटेज। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू चेक illicit trafficking of heritage item, illicit trafficking of heritage items। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लिस्टिंग करने लगेंगे, आप जब डिजिटली किसी एक आईसीटी प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग करने लगेंगे लॉस्ट हेरिटेज आइटम के, तो आप इलिसिट ट्रैफिकिंग है वो भी रोक पाएंगे इन आइटम्स की। तो ये मुख्यतः दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो कम्युनिटीज को अपने लॉस्ट हेरिटेज से रिकनेक्ट कराना, अगर इंटरनेशनल मार्केट में उनको ट्रैक कर लिया गया है तो वापस से वो आर्टिफैक्ट्स हैं, वो पेंटिंग हो सकते हैं, वो स्टैचूज हो सकते हैं, उनको अपने देश वापस भेजना, अपनी कम्युनिटी में वापस भेजना। और दूसरा क्या, दूसरा ये कि जो अवैध अवैध व्यापार है किस चीज का, इन आर्टिफैक्ट्स का, इन आपके स्टोलन आइडल्स का, स्टैचूज का, फॉसिल्स का, पेंटिंग्स का, उनको ट्रैक करना और वापस से अपने देश वापस करना। तो ये ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं, जो अवैध व्यापार है उसको भी रोक रहे हैं। अब व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस फीचर, ठीक है, क्या यूनिक फीचर्स हैं इस वर्चुअल म्यूजियम के। ध्यान रहे कि ये एक प्रकार का वर्चुअल म्यूजियम है, मतलब ये खाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और ये करेगा क्या, ये अपनी वेबसाइट पे मतलब यूनेस्को इसको होस्ट करेगी, ये अपनी वेबसाइट पे जो लॉस्ट आर्टिफैक्ट्स हैं उसको लिस्ट करेगा। अभी तक की बात करें तो हमको देखने को मिला है कि 46 कंट्रीज से करीब करीब 240 के आसपास जो स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं उनको लिस्ट कर दिया गया है। किस पे, इस वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर ये है कि इसमें जो प्रोविजन डाला गया है वो ग्रेजुअली एम्प्टीइंग इटसेल्फ का डाला गया है, ग्रेजुअली एम्प्टीइंग इटसेल्फ का प्रिंसिपल डाला गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं उनको लिस्ट किया जाएगा। मान लीजिए इंडिया से कोई मूर्ति है, वो चोरी हो जा रही है, तो इसको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया जाएगा। और भी तमाम कंट्रीज हैं जहाँ से आपके ये आर्टिफैक्ट चोरी होते हैं, उनको लिस्ट किया जाएगा। और एक बार ये लिस्ट हो गए तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरपोल है, यूनेस्को है, वो क्या करेगा, वो अपना तंत्र यूज करेगा और इन स्टोलन आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करने की कोशिश करेगा। और एक बार ये रिकवर हो गए तो ये क्या होगा, ये वहां के डिजिटल डेटाबेस से माइनस कर दिए जाएंगे। तो जो प्रिंसिपल इसमें यूज किया गया है, ग्रेजुअली एम्प्टीइंग इटसेल्फ, मतलब जैसे ये 240 आइटम्स लिस्ट कर दिए गए हैं, अब 240 आइटम्स में जो आइटम्स मिलते जाएंगे, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है उनको ये आइटम्स मिलते जाएंगे, चोरी का माल उनको वापस मिलता जाएगा, तो ये माइनस होते जाएंगे और फाइनली कोशिश ये रहेगी कि ये जो डिजिटल डेटाबेस है वो खाली होता रहे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इट वुड ग्रेजुअली एम्प्टी इटसेल्फ, मतलब आपने जैसे खोया पाया पोर्टल होता है उस टाइप का एक तरीके से ये पोर्टल है। इस पे जो भी चीजें चोरी की गई हैं वो लिस्ट की जाएंगी, एक बार मिल गई तो उनको माइनस कर दिया जाएगा। तो यही है आपका ग्रेजुअली एम्प्टीइंग इटसेल्फ। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी मदद ली गई है। कई स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत पहले गायब हो चुके हैं, उनकी हो सकता है इमेजेस ना हो, उनकी पिक्चर्स ना अवेलेबल हो, ठीक है, लेकिन
उसकी हो सकता है किसी के पास मेमोरी हो, जो उस समय के लोग हों उन्होंने देखा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यूनेस्को की मदद कर सकते हैं इमेज रिक्रिएशन में यूनेस्को क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो ये स्टोलन आर्टिफैक्ट्स है, मान लिए कोई मूर्ति चोरी हुई 1982 में इंडिया से, तो उस समय हो सकता है उसकी कोई पिक्चर ना खींची गई हो, लेकिन उस समय कोई व्यक्ति है या कई व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा हो इस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट को, तो वो क्या कर सकते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट करवा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो इमेज है उस पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिफैक्ट्स की, वो क्रिएट की जाएगी, और वो एक एआई जनरेटेड इमेज अगर क्रिएट हो गई तो इसको फिर इस वर्चुअल नेटवर्क पे डाल दिया जाएगा, फिर इसको इंटरनेशनली ट्रैक करना शुरू कर दिया जाएगा। एक बार ये स्टोलन ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसको वापस से इंडिया भेज दिया जाएगा। तो इसमें एआई जो है उसकी भी हेल्प ली जाएगी। चौथी चीज है कि चौथा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है कि जो इसकी वेबसाइट है वो इंस्पायर्ड है बाओबाब ट्री से। आप एक बार इसकी वेबसाइट खोल के देखिएगा तो जो वेबसाइट में जो इंसिग्निया या सिंबल यूज किया गया है वो बाओबाब ट्री का यूज किया गया है। बाओबाब ट्री है क्या, बेसिकली ये अफ्रीका में पाए जाने वाला एक पेड़ है जो बहुत काफी सुंदर सा दिखता है, बहुत लंबा सा तना होता है, ऊपर एक कैनोपी टाइप की उसमें रहती है जिसमें पत्तियां वगैरह रहती हैं। तो बाओबाब ट्री प्राइमरीली क्या सिग्निफाई करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये सिग्निफाई करता है स्ट्रेंथ और रिजिलियंस को। तो वही सिंबोलिज्म यहाँ पर यूज किया गया है इस पर्टिकुलर पोर्टल में वर्चुअल म्यूजियम फॉर स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट। अब ये जो इनिशिएटिव है वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट, ये प्राइमरीली इनिशिएटिव है यूनेस्को का, लेकिन इसमें जो मॉनेटरी सपोर्ट आ रहा है वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है। सऊदी अरेबिया से मॉनेटरी सपोर्ट आ रहा है, और इस पूरे प्रकरण मतलब इस पूरे इनिशिएटिव में यूनेस्को की मदद कौन कर रहा है, इसमें इंटरपोल जो है वो, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, वो यूनेस्को की मदद करेगा आइटम्स को ट्रैक करने में, रिट्रीव करने में और रिट्रैक्ट करने में। ठीक है, और क्या फीचर्स हैं इसके, इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट्स अ वर्चुअल एज वेल एज डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब एक्चुअल में कोई टेंजिबल म्यूजियम नहीं है, इट्स अ वर्चुअल एंड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे तमाम टाइप के इंटरैक्टिव टूल्स हैं, मतलब आप अलग अलग स्टेक होल्डर से बात कर सकते हैं। जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट है या मान लिए कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंडिया की, तो अगर उसको किसी लंदन के या किसी ज्यूरिक के म्यूजियम से बात करना है तो वो क्या कर सकती है, या यूनेस्को के किसी ऑफिशियल से बात करना है तो इस वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी है। दिस इज ऑल्सो एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो गया कि इस पे जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक्टिव डेटाबेस भी है। एक्टिव डेटाबेस किस चीज का, कौन कौन से आइटम्स हैं, जैसा अभी हमने बात की कि 40 प्लस कंट्री से 240 आइटम्स हैं वो अभी लिस्ट किए गए हैं। जब ये मिलते जाएंगे तो वो माइनस होते जाएंगे, और फिर जो माइनस होते जाएंगे उनको आर्काइव किया जाएगा, मतलब हम एक प्रॉपर डेटाबेस भी मेंटेन करेंगे इस वर्चुअल म्यूजियम के तहत। साथ ही साथ इसमें आप टेस्टिमनीज भी लिख सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो टेस्टिमनीज भी लिख सकती हैं, जिससे इनका जो बॉडी ऑफ वर्क है ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम लोगों को पता चलता रहे, मतलब आम जो जनता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो सेंसिटाइज होते रहे कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहे हैं, व्हाट ऑल इनिशिएटिव, व्हाट ऑल एफर्ट्स दे आर टेकिंग, जिसके बेसिस पे आपका एक इंटरनेशनल पब्लिक फीडबैक है वो भी आपका जनरेट हो। साथ ही साथ इसमें मैप्स और लोकेशन भी लिस्ट किए जाएंगे। मैप्स और लोकेशन, मान लीजिए इंडिया से कोई मूर्ति गायब हुई है तो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जो कि यूनेस्को का एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म रहेगा, उस पे जाके लिस्ट भी किया जा सकता है कि ये तमिलनाडु का ये पर्टिकुलर गांव था, वहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर था 17th सेंचुरी का, 18th सेंचुरी का, वहाँ से एक पर्टिकुलर मूर्ति है वो गायब हुई है। ठीक है, जिससे जहाँ से वो पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट चला है, जहाँ से गायब हुआ है, उसकी प्रिसाइज जानकारी रहे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, यूनेस्को को, जिस म्यूजियम में वो मूर्ति पहुंच गई है उनको भी ये सारी जानकारी रहे। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं, ये सारे कुछ
फीचर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जाए। अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट? अवेयरनेस रिगार्डिंग स्टोलन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, स्टोलन पेंटिंग्स, फॉसिल्स, और साथ ही साथ डायलॉग जो है वो प्रमोट किया जाए। डायलॉग प्रमोट किया जाए कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, म्यूजियम से, गवर्नमेंट से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, इंटरपोल से आपस में एक दूसरे से बात कर सकें, जिससे जिससे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी जो ट्रैकिंग है और उनका रिपैट्रिएशन मतलब वापस लाना वो आसान किया जा सके, वो सुगम किया जा सके। तो ये सारी चीजें हो गई जो पॉजिटिव्स हैं। मतलब हमने ये जान लिया कि ये पर्टिकुलर म्यूजियम है क्या, तो वर्चुअल डिजिटल म्यूजियम है। किसका इनिशिएटिव है? ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। इसमें जो मॉनेटरी हेल्प आ रही है वो सऊदी अरेबिया से आ रही है। ऑपरेशनल हेल्प कौन दे रहा है? वो इंटरपोल दे रहा है। क्या फीचर्स हैं हमने ये जान लिए। फीचर्स ये है कि मतलब इट्स एंटायरली वर्चुअल, इट्स एंटायरली डिजिटल, और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअली एम्प्टीइंग इटसेल्फ। मतलब इसमें आइटम्स चोरी वाले लिस्ट किए जाएंगे और एक बार ये मिल जाएंगे तो उनको फिर वहां से माइनस कर दिया जाएगा। ये एक एआई एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा इमेज जनरेशन के लिए, मतलब 3D इमेज जनरेशन के लिए या 2D इमेज जनरेशन के लिए, कि मतलब वो मूर्ति दिखती कैसी थी जो गायब हुई, जिससे लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके अबाउट द फीचर ऑफ द स्टोलन आर्टिफैक्ट। और आखिरी चीज मैंने आपको बताया बाओबाब ट्री। अब ये जैसे आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि बाओबाब ट्री है वो क्या होता है, किस कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है, या ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली वो कहाँ न्यूज में था। तो यू शुड बी नोइंग अबाउट बाओबाब ट्री। एक बार सर्च कर लिएगा ये दिखती कैसी है और ये नेटिव कहाँ की है। फिर हमने बात की कि इट्स एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। ये डेटाबेस भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ इसमें जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी टेस्टिमोनीज भी लिख सकते हैं, और इसमें मैप्स और लोकेशन है वो भी मार्क की जाएगी। ये अवेयरनेस प्रोमोट करेगा और साथ ही साथ डायलॉग्स को फैसिलिटेट करेगा अमंग द स्टेक होल्डर्स। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव? अब जो मैक्सिमम चीजें जो गायब हुई हैं, मैक्सिमम जो आर्टिफैक्ट्स हैं डेवलपिंग कंट्री से गायब हुए हैं, तो वो गायब हुए हैं कब? वो गायब हुए हैं कॉलोनियल एरा में। कॉलोनियल एरा में हमको क्या देखने को मिला था? उस टाइम के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे या यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, ऑफिसर्स थे, वो बल्क में अफ्रीका से, एशिया से जो चीज़ें हैं वो चुरा के यूरोप ले गए थे और वो वहाँ पे स्टोर्ड हैं। तो काफ़ी चीज़ें तो हमको सामने दिखाई देती हैं कि लंदन के म्यूज़ियम में है, लेकिन वो तंजौर से लेके गई थी या वो केरला से लेके गई थी। लेकिन हमको ये देखने को मिला है कि जो लंदन के म्यूज़ियम्स हैं ये वहाँ के एलीट हैं, यूरोप के जो एलीट हैं वो कहीं न कहीं एक रिलक्टेंसी शो करते हैं। वो रिलक्टेंसी शो करते हैं कि जो ये स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं उसको वापस नहीं करेंगे। इसमें जो दलील दी जाती है, जो कॉमन दलील दी जाती है, वो ये दी जाती है कि भई हम डेवलप्ड हैं, जहाँ का ये पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। उनके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना अच्छा वेयर विद ऑल, इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है कि वो इफेक्टिवली क्या कर पाएँ, इन आर्टिफैक्ट्स को कंजर्व कर पाएँ। ठीक है? हम क्या हैं, मतलब यूरोप क्या है, यूरोप में गवर्नेंस अच्छा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास फंड्स हैं, तो वो बेहतर ढंग से एटलीस्ट वो कंजर्व कर पा रहे हैं। उनका ये कहना रहता है कि ये अब किसी एक कंट्री का हेरिटेज नहीं है, ये ग्लोबल हेरिटेज है। तो इस टाइप की जो दलीलें हैं वो हमको यूरोपियंस से या सेक्शन ऑफ यूरोपियन से सुनने को मिलती हैं। तो कई बार हमको क्या देखने को मिलता है, कई यूरोपियन कंट्रीज से एक रिलक्टेंसी रहती है कि हम ये तो प्रूव कर देते हैं कि आपके म्यूजियम में जो आर्टिफैक्ट्स है वो हमारे यहाँ का है, उसका ओरिजिन हमारे यहाँ का है, और ये चोरी के माध्यम से या इंटरनेशनल स्मगलिंग के माध्यम से आप तक पहुंचा है। लेकिन कई आर्टिफैक्ट्स हैं वो तो इंडिया आ गए हैं या अफ्रीका आ गए हैं, लेकिन कई आर्टिफैक्ट्स अभी भी नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एक एलिट सेक्शन उनका ये कहना है कि हमारा जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो डेवलपिंग से बेटर है। तो ये एक मेजर चैलेंज है, ये एक मेजर चैलेंज है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टोलन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल अरीना और इंटरनेशनल मार्केट। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं।
Geopolitical experts are of the view that Sharm el-Sheikh event for bringing peace to Gaza won't be able to do much except for initial success. Examine. Suggest the way out. So this is a question. This is a 15 mark 250 words question.